21 मई 2021 को एक अच्छी खबर आई। प्रभा का आरटीपीसीआर टेस्ट नकारात्मक आया। प्रभा का कोरोना वायरस चला गया था, पर मैं खुश नहीं था। मैं जानता था कि 15 दिन बाद कोरोना टेस्ट सबका नकारात्मक ही आता है। वायरस को जो नुकसान पहुंचाना होता है वो पहुंचाकर 15 दिन में विदा हो जाता है। प्रभा के मामले में नुकसान फेफड़े में हुआ था। चेस्ट एक्सरे अच्छे नहीं आ रहे थे। जो ऐसे मामलों में दवाएं दी जा सकती थी वो सब दी जा रही थी, पर असर बहुत धीमा हो रहा था। प्रभा के साथ दोहरे बेड वाले कमरे में दूसरे मरीज एक प्रभा की ही उम्र के सरदार जी थे। उनके भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उनकी बड़ी दुख भरी कहानी थी। वो नोएडा रहते थे। उनकी माताजी को कोरोना हुआ और देहांत हो गया। अपनी माताजी का अंतिम संस्कार करके आए तो उन्हें भी वायरस ने पकड़ लिया। उनकी पत्नी को भी। कहीं भी ऑक्सीजन बेड वाले अस्पताल नहीं मिल रहे थे। उनकी पत्नी को बड़ी मुश्किल से गुड़गांव में एक बेड मिला। वो खुद गाड़ी चलाकर अकेले ही किसी तरह पुलिस से बचते बचाते लॉकडाउन में दिल्ली पहुंचे और इस अस्पताल में उन्हें किसी तरह एक ऑक्सीजन बेड मिल गया। सरदार जी ज्यादा बात नहीं करते थे। अंदर से बहुत व्यथित लगते थे। बात ही ऐसी थी। मैं जब भी उनसे पूछता, भाई साहब कैसी तबीयत है, वो गर्दन हिला देते बस। कुछ आपको बाहर से चाहिए तो बता दीजिए, मैं लेता आऊंगा। वो फिर ना में गर्दन हिला देते। 23 मई को प्रभा का ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। मेरी और प्रभा की जान में जान आई। दोपहर को जब मैं खाना खाने अस्पताल से घर आया तो थोड़ी देर बाद ही मुझे अस्पताल से प्रभा ने एक फोटो भेजा। वो एक प्राइवेट डिलक्स रूम का फोटो था। मैंने तुरंत प्रभा को फोन मिलाया। वो बहुत प्रसन्न थी। मुझे प्राइवेट डिलक्स रूम मिल गया अभी अभी। वाह, मैं अभी आया। मैं भागकर वापस अस्पताल पहुंचा। कमरा और उसमें आराम से बैठी प्रभा को देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही थी। प्रभा काफी खुश दिख रही थी। उसके मुंह से ऑक्सीजन सिलेंडर भी हटा हुआ था। डॉक्टर ने कहा है दिन में कुछ घंटे के लिए मास्क हटा दिया करो, वो मुस्कुरा के बोली। मेरे दिल से थोड़ा सा बोझ कम हुआ। मैंने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह अब एक छोटी सी मशीन रखी हुई थी जिसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहा जाता था। इसमें कमरे के वातावरण की हवा से ऑक्सीजन बनाई जाती थी। ठीक हो रहे मरीजों को इस मशीन से ऑक्सीजन दी जाती थी। उस शाम मैं प्रभा को उस कमरे में खुलकर सांस लेते हुए देखकर अत्यंत आनंदित था। तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं, आ मेरी जान, तुझ में अपनी जान रख दूं। 23 मई की रात को ही मैंने मां और बच्चों को प्रभा की बेहतर होती स्थिति के बारे में बताया। पहली बार मैं भी कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। मैं दोनों बेटियों को अब तनाव से दूर ले जाने का प्रयास करना चाहता था। मैंने दोनों बेटियों से कहा, चलो आज लैपटॉप पर सारा भाई वर्सेस सारा भाई के एपिसोड्स देखते हैं। यह एक प्रचलित हास्य व्यंग का धारावाहिक था एक जमाने में। बच्चों को यह बहुत पसंद आया था। हम बहुत दिनों के बाद थोड़े तनाव मुक्त थे। आज अभी रात के 11 बजे थे कि मां के कमरे से एक जोरदार आवाज आई। मैं भाग कर गया। मां 80 साल में पहली बार अपने जीवन में बेड से नीचे गिर गई थी। मैंने पहले मां की जांच की। उन्हें उठाकर बिस्तर पर बिठाया। फ्रैक्चर नहीं लग रहा था, परंतु मां के सिर से खून बह रहा था। मैं भाग कर गया और तौलिया उठा लाया। तौलिया मां के सर पर कसकर बांध दिया। बाहर अभी भी लॉकडाउन था। मैंने दीदी को फोन किया, अपने मकान मालिक को फोन किया जो नीचे की मंजिल पर रहा करते थे। मकान मालिक और उनकी पत्नी की सहायता से मां को लिफ्ट से नीचे लेकर आया। तब तक दीदी और जीजाजी भी अपनी कार से बाहर आ गए थे। मां को अपनी कार में बिठाकर मैं उसी अस्पताल ले आया जहां प्रभा थी। अस्पताल में जांच करके चिकित्सक ने बताया कि शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है, पर सर का सिटी स्कैन करवाकर भी देख लेते हैं। मैंने मां को प्रभा के साथ वाले अस्पताल के कमरे में भर्ती करवा दिया। सारी रात मैं मां के कमरे में बैठा रहा। हम प्रभा को नहीं बताना चाहते थे कि मां के साथ भी कोई हादसा हुआ है। मैं प्रभा के कमरे के सामने से भागकर निकल जाता ताकि वो मुझे देख न सके, पर प्रभा भी प्रभा थी। उसे जैसे मेरी खुशबू आ जाती थी। सुबह 6 बजे तक उसने नर्स से पता लगा लिया कि मेरे साथ क्या चल रहा है। सुबह 6 बजे मैं उसके कमरे में ऐसे गया जैसे उससे मिलने सीधा घर से ही आया हूं। इतनी बीमारी झेलने के बाद भी उसके चेहरे की चमक वैसी ही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, रात से आप कहाँ व्यस्त हो?
मैं भी हंस पड़ा। माँ कल रात बिस्तर से नीचे गिर गई। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, पट्टी करा दी है डॉक्टर ने, आज शाम तक घर चली जाएगी। वो अपने स्वभाव के अनुसार शांति से बोली। कहाँ है वह? बिल्कुल साथ वाले कमरे में। मैं बताते हुए हंस दिया, वो भी हंस दी। अपनी जिंदगी की सभी मुसीबतों को हमने अब तक ऐसे ही हंसते हंसते झेला था। तभी माँ उसके कमरे में आ गई। दोनों हंसने लगी। उस दिन प्रभा अपने कमरे से फल काट कर ले गई और माँ के कमरे में दे आई। माँ ने कहा, बेटा तू क्यों आई? किसी नर्स के हाथ भेज देती। वो बोली, माँ अब मैं ठीक हो रही हूं, देखा ऑक्सीजन भी हट गई है। वैसे नर्स के हाथ का आपको अच्छा नहीं लगता। 23 से 25 मई तक माँ और प्रभा के कमरों के बीच मैं भागता रहा। घर जाकर बच्चों को भी संभाल कर आना पड़ता था। हालांकि दोनों लड़कियां प्रभा की तरह ही आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी थीं। वो भी डटकर इस युद्ध में साथ दे रही थी। इस बीच बड़े भाई का फोन आया। उसने अभी तक प्रभा की खबर नहीं पूछी थी, आज भी नहीं पूछी। वो अन्नपूर्णा जिसने इनको हजारों बार अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना खिलाया था, उस व्यक्ति को उसके जीने मरने से ज्यादा अपना पैसा, अपना शरीर और अपना घमंड प्यारा था। उसने पूछा, तू अस्पताल में है क्या? हाँ, मैं अस्पताल के बाहर खड़ा हूं, बाहर आ जा। वो बीमारी के डर से अंदर नहीं आना चाहता था। आना तो शायद वो अस्पताल के बाहर भी नहीं चाहता था। मैंने उसे बताया, अभी माँ को देखने डॉक्टर दौरे पे आने वाले हैं, उनसे मिलकर बाहर आता हूं। कितना समय लगेगा? उसने पूछा। करीब 15 मिनट लगेंगे। तो मैं जाता हूं फिर, कहकर उसने फोन रख दिया। उसका पीछा छूट गया। 25 मई को मैं माँ को अस्पताल से ठीक होने के बाद घर ले आया। इस बीच माँ जाने से पहले व्हील चेयर पर प्रभा के कमरे में गई। दोनों हंसने की कोशिश कर रही थी। प्रभा बोली, आप चलो, मैं अभी ठीक होकर 1-2 दिन में आ जाऊंगी। माँ ने रुधे गले से कहा, देख सब ठीक हो गए हैं और तू फंस गई। प्रभा तो जीवट का एक अनोखा उदाहरण थी। माँ, हम 5 में से किसी ना किसी को अस्पताल आना ही था। अच्छा हुआ मैं ही आ गई। प्रभा का जीवन तो दूसरों के भले के लिए ही था, और फिर यह तो उसका अपना परिवार था। ऐसे जीवन इस संसार में कितने होते हैं। 26 और 27 मई को प्रभा की तबीयत स्थिर रही। चेस्ट एक्सरे अच्छा नहीं आया। ऑक्सीजन की आवश्यकता भी थोड़ी बढ़ने लगी। उसी अनुपात में मेरी चिंता भी बढ़ने लगी। मैंने डॉक्टर से पूछा, अब क्या करना है? दवाइयां सब यही है, आप इंतजार करो, असर करेंगी, वो आश्वासन देते हुए बोले। मुझे अब किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। 28 मई को डॉक्टर मेरे पास आए और बोले, देखिए दवाइयां तो यही चलेंगी, एक काम कर रहे हैं, प्रभा को मैं आईसीयू में शिफ्ट कर रहा हूं। मैंने उसकी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। चिंता की बात नहीं है, वहां पर सुविधा ज्यादा है, अच्छी देखभाल होगी तो तबीयत में सुधार आएगा। प्रभा को उसी हॉस्पिटल के आईसीयू में हस्तांतरित कर दिया गया। अब मैंने फेफड़ों के विशेषज्ञ को ढूंढना शुरू किया। जीजाजी ने अपने पहचान के एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात करके एक फेफड़े के विशेषज्ञ का नंबर दिया। मैंने तुरंत उनसे आग्रह किया कि वह अस्पताल आकर मेरे मरीज को देखें। वो आए, मुख्य चिकित्सक से बात की, आईसीयू में जाकर प्रभा को देखा और क्या दवाइयां दी जा रही थी इसका मुआयना किया। बोले, दवाइयां तो ठीक है, पर मैं एक दवा बढ़ा रहा हूं और एक दवा की मात्रा में परिवर्तन कर रहा हूं, फिर देखते हैं। मैंने तुरंत आईसीयू के कर्मचारी से मिलकर यह पक्का किया कि आज शाम से ही ये दवाएं आरंभ कर दी जाएंगी। अब आईसीयू में प्रभा से मैं निर्बाध नहीं मिल सकता था। मिलने का एक निश्चित समय था। पहली बार मैंने आईसीयू के बाहर बैठकर रोना शुरू कर दिया। उसे मास्क लगाकर सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं सब कुछ करना चाहता था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। वह मेरे टूटने की शुरुआत थी शायद। अगले दिन 30 मई को मैं सुबह से ही प्रभा को ध्यान से देख रहा था। उम्मीद थी कि विशेषज्ञ की नई दवाइयां असर करेंगी। मैंने उन्हें आज भी अस्पताल बुला लिया था। शाम को 5 बजे उन्हें आना था, परंतु किसी सर्जरी की वजह से वो 8 बजे रात को ही आ सके। प्रभा को सांस लेने में तकलीफ जारी थी। उन्होंने प्रभा की जांच की और बोले, इन्हें और बेहतर आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। अब आप इन्हें किसी बड़े अस्पताल ले जाइए। रात के 9 बजे थे। मैंने तुरंत बिना समय गवाए सभी उन लोगों को फोन मिलाना आरंभ कर दिया जो बड़ा अस्पताल ढूंढने में मेरी सहायता कर सकते थे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरपा के धीमी पड़ रही थी, परंतु अभी भी बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती थे।
बड़े अस्पतालों में तो तिल रखने की जगह नहीं थी। मैंने निशी और उसकी बहन राशि, जो कि एक पायलट थी कंबोडियन एयरलाइंस में, के सहयोग से दिल्ली के एक सबसे बड़े और कोरोना वायरस के इलाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल में जगह ढूंढ ली। यह एक चमत्कार के समान ही था। रात 11 बजे मैंने निश्चय किया कि सुबह तक की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अभी अस्पताल बदलेंगे। आज पहली बार मुझे व्यक्तिगत मदद भी मिल रही थी। मेरा भांजा समर्थ, उसकी पत्नी निशी और उनका दोस्त अपूर्व भी अस्पताल के बाहर आ गए थे। आज से पहले पूरा 1 महीना मैं अकेला ही था। कोरोना वायरस के डर और लॉकडाउन की वजह से कोई भी मदद के लिए नहीं आ सका था। मुझे कुछ भी खाए सुबह से 16 घंटे हो चुके थे। 1 महीने की शारीरिक भागदौड़ और मानसिक तनाव अपना काम कर रहे थे, परंतु अपना मकसद पाने के चक्कर में मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे शरीर में क्या चल रहा है। निरंतर 3 घंटे से मैं फोन और व्हाट्सएप पर दर्जनों लोगों से बात कर रहा था, उनके जवाब दे रहा था, अपने सवाल पूछ रहा था, अस्पताल एम्बुलेंस के विवरण जमा कर रहा था। अभी जो अस्पताल था उससे डिस्चार्ज स्लिप बनवा रहा था, ताकि बड़े अस्पताल में तुरंत वहीं से इलाज शुरू हो जाए जहां से यहां पर इलाज समाप्त हो रहा है। मैं अब प्रभा के पास आईसीयू में गया। प्रभा की हालत अच्छी नहीं थी, हम दोनों ही यह बात जानते थे। मैंने प्रभा के चेहरे को अपने हथेलियों में लिया, उसकी आंखों में देखा। प्रभा, मेरी तरफ देखो। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें उदास थी। उसे उदास देखकर मेरे अंदर कुछ खत्म हो रहा था, पर मैं उसके सामने टूट नहीं सकता था। मैं तुम्हें दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में ले जा रहा हूं, तुम मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने पूरी कोशिश की थी मेरी आवाज ना भारी हो जाए। प्रभा को पता था कि मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, पर जितनी समझदार वो थी, उसको यह भी पता था कि मैं एक साधारण इंसान ही हूं और एक शक्तिशाली महामारी के साथ कहीं नहीं ठहर पाऊंगा। परंतु उसने जल्दी से मुझे बताया कि उसका कौन सा सामान साथ लेना है। रात को मैंने 11 बजे एक बड़ी एम्बुलेंस बुलाई। इसमें एक डॉक्टर और एक टेक्नीशियन भी साथ थे। ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था थी। प्रभा को मैं ऊपर से ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लाया और एम्बुलेंस में लेटा दिया। हाई पावर मास्क भी लगाया गया। डॉक्टर बैठे, मैं भी बैठा। एम्बुलेंस ठीक रात के 11:30 बजे चली। प्रभा की ऑक्सीजन मास्क लगे होने के बावजूद 70 पर थी। साधारण स्तर बिना मास्क के 99 से 96 होता है। प्रभा ऑक्सीजन के लिए संघर्ष कर रही थी। मेरे दिल में एक उम्मीद थी, बड़े अस्पताल में सब ठीक हो जाएगा। एम्बुलेंस चली तो सड़कें सुनसान थी। करीब 100 किलोमीटर की गति होगी। मैं प्रभा के पांव की तरफ बैठा था। मेरी तबीयत खराब होने लगी। लगा जैसे उल्टी होने वाली है। शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। मैंने एम्बुलेंस में बैठे डॉक्टर को बताया। उसने मुझे एक गोली खाने को दी। प्रभा की नजर उसकी ऐसी हालत में मुझ पर ही थी। उसे मेरी चिंता थी। हम दोनों की नजरें मिली। मैंने उसे हाथ के इशारे से बताया कि मैं ठीक हूं। उसने मुझे आंख के इशारे से बताया कि वो भी बेहतर है। वो 25 मिनट का रास्ता जिंदगी से भी लंबा लग रहा था। आखिर किसी तरह हम अस्पताल पहुंचे। वहां समर्थ, निशी और अपूर्व हमारी प्रतीक्षा में थे। मैं प्रवेश संबंधित कागज भरने के लिए भागा। अस्पताल के स्टाफ ने प्रभा को दाखिल करने का इंतजाम किया। 10 मिनट पहाड़ जैसे बीते। कागज पूरे करने के बाद मैं भागकर एम्बुलेंस के पास आया। प्रभा को अस्पताल का स्टाफ एम्बुलेंस से उतारने के लिए हाई ऑक्सीजन मास्क और स्ट्रेचर ले आया था। प्रभा को स्ट्रेचर पर चढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। स्ट्रेचर को लेकर स्टाफ के लोग तेजी से एक बिल्डिंग की लिफ्ट की तरफ भागे जा रहे थे। मैं साथ साथ भाग रहा था। लिफ्ट के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, सर यह कोरोना बिल्डिंग है, यहां से आप आगे नहीं आ सकते। लिफ्ट में जाती प्रभा को देखकर मैं चिल्लाया, प्रभा, मैं तुम्हें ठीक कराकर यहां से ले जाऊंगा। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। एकदम सन्नाटा हो गया, बाहर भी अंदर भी। मुझे पूरी उम्मीद थी यहां वो ठीक हो जाएगी, चाहे कितना भी समय लगे। परंतु समय भाग रहा था। मेरे अंदर का समय धीमा चल रहा था। तूने मुझे चोरी से अपना बनाया, प्यार की राहों पे चलना सिखाया, दुख और सुख में जीना बताया। मैं हूं तुझ पे वारी सजना। मैं सुबह का इंतजार करने लगा, 31 मई की सुबह का।